Hello everyone, good morning to all of you. Myself Mr. M.K. Joshi. Today we will teach about the section first, general definition. That means सामान्य परिभाषाएं. चलिए मैं आज आपको सामान्य परिभाषा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी बोलना लिखने सीखने में. इसके बिना हम लोग किसी भी चीज का परिभाषित नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग जानते हो हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना और हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करना. तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको जरूरत होता है उस अक्षर को जानना, उस भाषा के अक्षर को जानना. तो आप सबको मालूम है कि हम हिंदी के अ से आह तक, ज्ञानी के ज्ञा तक, ये सब हमको अक्षर आ जाता है. अंग्रेजी में भी अल्फाबेट ए से जेड तक आ जाता है, बट अल्फाबेट को और शब्द को, वर्ड को, सेंटेंस को और क्या क्या कैसे कैसे करना है उसको सामान्य जनरल कुछ डिफिनेशन मैं बताने वाला हूँ. उसके बाद हम लोग आगे क्लास की ओर बढ़ेंगे. सो गाइस, टुडे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ये देखिए, फर्स्ट हमारा है अल्फाबेट. तो अल्फाबेट किसको कहते हैं? तो जो अक्षर बोलने अथवा लिखने में प्रयोग किए जाते हैं उसे अल्फाबेट कहते हैं. दैट मीन्स वर्णमाला. हिंदी में हम इसको वर्णमाला कहते हैं. जैसे कि हिंदी में अनाप के अ से ज्ञानी के ज्ञ तक हम लोग जो पढ़ने लिखने बोलने में जो उपयोग करते हैं उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं. तो अंग्रेजी में इसको अल्फाबेट कहते हैं. और ये ए से जेड होता है, इसको आप लोग गिनती या पहाड़ा में देखकर जान सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है. और ये टोटल हमारा 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ये इसको भी ध्यान देना, ठीक है. उसके बाद सेकंड होता है हमारा वॉवेल्स. वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर. तो स्वर किसको बोलते हैं? वे अक्षर जिनके उच्चारण बिना किसी अन्य अक्षर के यानी कि बिना किसी व्यंजन के सहायता से हो, उसको हम स्वर कहते हैं. और ये अंग्रेजी में 5 होता है. और ये 5 जैसे कि हमारा हिंदी में कुल 12 मात्राएं होते हैं, उसी में से ये 5 में से मिलकर बना होता है. जैसे कि हम अ लिखते हैं तो ए, आ लिखते हैं तो ए, और छोटा ई मतलब आई, बड़ा ई मतलब डबल ई, और यू का ऊ का यू. इस तरह से ये हमारा होता है टोटल अंगा तक. तो उसको भी आप लोग गिनती या पहाड़ में देखकर लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कंसोनेंट्स किसको बोलते हैं. तो कंसोनेंट मींस होता है व्यंजन. वे अक्षर जिनके उच्चारण बिना किसी वॉवेल्स की सहायता से ना बोला जाता हो या ना लिखा जाता, ना पढ़ा जाता हो. यानी कि ये टोटल होता है, जैसे कि इसमें 26 में हम 5 को माइनस कर देंगे तो 21. तो जो ये देखिए अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है. जैसे कि ए को यहाँ पर मैं गोला कर दे, इसको छोड़ दो, बी सी डी ई को छोड़ दो, एफ आई एफ जी एच आई को छोड़ दो. इस तरह से जेड तक में हम लोग ए ई आई ओ यू को छोड़ देंगे तो बाकी सब क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है. तो इसको भी ध्यान देना है. अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसको भी हमारा जरूरी है जानना. जैसे कि हम बिना किसी स्वर से ना इसको हम लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं. यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि वे अक्षर जिनके उच्चारण बिना किसी वावेल से की सहायता से ना बोला जाता हूँ. यानी कि ये देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा ज, ये आधा ज है ना, क्योंकि यहाँ पर ये हलत लगा है. और धन अ बराबर होता है हमारा ज. तो ये होता है जे धन ए. अब आ का मात्रा ए और ये जे मतलब ज. तो इस तरह से पूरा ज लिखने पर वो जे और ए होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि वे अक्षर जो बिना स्वर के ना लिखा जाए, पढ़ा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है. जैसे एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा, जम गहन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जम धन गहन होता है. ठीक है, तो जम जहां पर हमारा अंतिम शब्द होता है, जहां अंतिम शब्द कट जाता है वहां पर स्वर जो है कट जाता है. जैसे कि ज, तो जे धन ए ज म एम जम. जम जहां पर लास्ट रुकते हैं वहां आधा हो जाता है ना, तो जम. और गहन ये भी लास्ट है, लास्ट में, तो यहाँ पर इसलिए ए नहीं लगता है, इसको ध्यान देना. ठीक है, ए नहीं लगता है, यहाँ रुक रहे इसलिए यहाँ ए नहीं लगता है. जैसे कि जम जे ए एम जम, यहाँ रुक रहे हैं इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगेगा. गहन जी ए एच ए एन, तो जी ए एच ए एन, तो हमारा जो लास्ट होता है वो आधा ना होता है, जहां रुकते हैं वो आधा ना होता है. इसको याद रखना. ठीक है, तो इस तरह से हम क्लियर है. आप देख सकते हो कि कॉन्सोनेंट्स मतलब वे अक्षर जो बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको हम कंसोनेंट यानी कि व्यंजक कहते हैं. तो इसको भी हमेशा
ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जमगहन में JAM लगा रहता है, और जम के बाद माँ में जब हम रुक जाते हैं हल्का सा, तो वहां पर हमारा आधा माँ होता है, इसलिए जम JAM, और गहन तो GAHAN, जमगहन। इस तरह से क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं वर्ड किसको बोलते हैं। वर्ड में होता है शब्द, भाषा की इकाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले लिखित या उच्चारित अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, यानी कि शब्द कहते हैं। यानी कि भाषा की इकाई के रूप में, ये नहीं कि आप लोग किसी शब्द को आगे कर दो पीछे कर दो जिसका अर्थ आप न निकलता, जिसका मतलब ना, तो हम उसको शब्द नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए गर्ल, ये भाषा के एक इकाई के रूप में ना, और ये क्या है, अक्षरों के समूह। यहाँ पर ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, इनके समूह को शब्द कहें, यानी कि अक्षर अक्षर मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो गर्ल्स और एप्पल्स, बॉयज, गुड, इस तरह से एक ऐसा वर्ड होना चाहिए, ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कुछ मतलब निकलता हो, अर्थ निकलता हो, सांस है ना, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ये नहीं कि अर्थ का अनर्थ जिसका कोई मतलब है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता, जैसे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे किसी को मैं उल्टा लिख दिया, ये कोई मतलब का नहीं हो रहा है, इसका इकाई की भाषा की इकाई के रूप में नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हमारा वर्ड नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसको बोलते हैं, वाक्य। तो शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहलाता है, ठीक है, जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है। ये भी वैसे ही समझ लीजिए, हम किसी को इकाई के रूप में न लिखे या उल्टा पुल्टा लिखे तो वो हमारा सेंटेंस नहीं बनता है। तो वो ऐसा सेंटेंस जो शब्द का समूह, यहाँ पर अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उसका एक पूर्ण भाव व्यक्त होता है ना। जैसे कि यहाँ पर दिस इज बॉय, यह लड़का है, अब है लड़का, यह इस टाइप से कहेंगे तो उसका मतलब नहीं होगा। या फिर इज दिस बॉय, ये उल्टा पुल्टा कर दोगे इसके वर्ड तो वो शब्द नहीं, अच्छा से सेंटेंस नहीं बनता। जैसे ही वॉज नॉट टीचर, अब इसको नॉट टीचर, वाज ही, इस तरह से लिखेंगे तो वो सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा, यानी कि उसका भाव व्यक्त नहीं होगा। तो इस तरह से हम, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये इंट्रोगेटिव, व्हाट इज योर नेम। तो इस टाइप से मैं इसको आगे और आपको लोगों को बताते जाऊंगा, उसका क्लियरिटी हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है हमको कि शब्दों के समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो हम उसको सेंटेंस कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। अब इसको किसको बोलते हैं, वह कथन जिसे किसी बात का होना या नहीं होना व्यक्त हो, यानी कि असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं जिसमें पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, यानी कि बात का होना या ना होना व्यक्त हो। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। अफर्मेटिव, इसी को पॉजिटिव बोलते हैं ना। अनिश इज प्लेइंग, अनिश खेल रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है। और नहीं होना मतलब निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें होता है अनिश इज नॉट प्लेइंग, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। और सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों को, फिलहाल आप लोगों को मुख्यतः सेंटेंस के प्रकार को बता रहा हूँ, जिससे हम लोग टेंस पढ़ते जाएंगे और सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा मैं, उसमें आप लोगों को और क्लियर से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि इज अनिश प्लेइंग, इज अनिश प्लेइंग, क्या अनिश खेल रहा है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इस तरह से हम देखते हैं, तो ये होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये दूसरा प्रकार का है। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम आज्ञासूचक वाक्य। तो किसी कार्य को करने या न करने का निर्देश हो, यानी कि किसी को हम आज्ञा दें या प्रार्थना करें या चेतावनी दें, तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। कभी कभी इसमें यू जो है छिपा रहता है, इसको जैसे कि देखिए सिट डाउन, यानी कि उसका मतलब होता है यू सिट डाउन, यानी कि आप बैठ जाओ, तो यहाँ पर यू जो है साइलेंट रहता है, तो ये आज्ञा देना। गिव मी वाटर प्लीज, कृपया मुझे पानी दीजिए।
है ना, विनती करना, प्रार्थना करना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हर्ष विषाद सूचक सेंटेंस, वाक्य, यानी कि हृदय भावना प्रकट होने वाला वाक्य हो, यानी कि जो अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें प्रसन्नता हो, दुख हो, विस्मय हो, क्रोध हो, दया हो आदि, ये सब हमारा विस्मय बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा हृदय से निकलता है, हृदय भावना से निकलता है, उसको हर्ष विषाद सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उस जैसे एग्जाम्पल है इंडिया वन द मैच, वाओ भारत मैच जीत गया। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो गाइस, आज के इस सेकंड सेशन में हम लोग जनरल डिफिनेशन के बारे में, सामान्य परिभाषा के बारे में बताया मैं। इसका सेकंड भाग और है जिसको नेक्स्ट में हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि अपलोडिंग में समस्या होता है इसलिए हम पार्ट नहीं भेज पा रहे हैं एडिटिंग करने में। तो गाइस इसको हम एक दिन के बाद में अपलोड करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स गाइस।